हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के अलजेब्रा से टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया है, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूरत हो देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा देखिए, नॉन जीरो नंबर्स जो इक्वल टू जीरो ना हो, ठीक है ना, उसका एक सीक्वेंस हम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 4 8 16 32, ठीक है ना। अगर अगला टर्म हम आपसे पूछें तो आप खटाक से बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कि जो भी नंबर है, जो भी टर्म है, वो अपने पीछे वाले टर्म में किसी एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिला है। जैसे ये 4 जो है 2 में हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मिला है ना 2 में। अगर हमने 8 की बात करी तो देखिए 8 जो है वो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिला। अगर 16 है तो ये 16 8 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिला। 32 16 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिला। सिमिलरली वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे अगर 32 के आगे वाले टर्म की बात करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा 64, नहीं मिल जाएगा। इसके आगे वाले टर्म की बात करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा 128, और इस तरह से हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं लोग। यहाँ पे क्या आपने देखा कि अगर कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में किसी टर्म और उसके तुरंत पहले वाले टर्म, बात समझ पा रही, कोई टर्म और उसके तुरंत पहले वाले टर्म का अगर हम रेशियो निकालें, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर, है ना। तो अगर मैंने बोला कि किसी टर्म और उसके तुरंत पहले वाले टर्म के अगर हम रेशियो की बात करें और अगर वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आए तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। थोड़ा समझिए इस बात को। देखिए मैंने बोला 4 सेकेंड टर्म है और उसको डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म से 2, कितना मिला आपको रिजल्ट देख लीजिए 2। अगर हम बात करते हैं थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म की तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट कितना मिलेगा 2। अगर हम बात करते हैं फोर्थ टर्म को डिवाइड करते हैं 16 को डिवाइड करते हैं कितना से, थर्ड टर्म से, देखिए रिजल्ट कितना मिलेगा 2। तो हर बार आपको जो ये रेशियो मिल रहा है किसी टर्म और उसके तुरंत पहले वाले टर्म का, वो हमेशा इक्वल मिल रहा है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस मैंने लिख रखा है नॉन जीरो नंबर्स का, ये सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो मैंने बात करी, ये जो कांस्टेंट रेशियो आप देख रहे हैं ना, कांस्टेंट रेशियो, इसी कांस्टेंट रेशियो को कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। अब आइए बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन की। डेफिनेशन, ठीक है ना। मैंने बोला कि a sequence of non-zero numbers is called a geometric progression if the ratio मैंने बताया है अभी कि रेशियो किसी टर्म और उसके तुरंत पहले वाले टर्म का हमेशा इक्वल होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इफ द रेशियो ऑफ अ टर्म and a term just preceding to it is always constant, is always a constant quantity, है ना। मैंने क्या लिखा कि a sequence of non-zero numbers is called a geometric progression or geometric sequence if the ratio of a term and a term just preceding to it means
कोई टर्म और उसके तुरंत पहले वाले टर्म की बात करनी है, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो इट यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन मैंने समझा दिया, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी। देन सच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने जो बताया यहाँ पे, यहाँ जो मैंने बात करी है, यहाँ जो बात मैंने करी है कि जो कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। द कांस्टेंट रेशियो is called common ratio, is called the common ratio। यहाँ पे समझना इस बात को है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन दे दिया, मैंने कॉमन रेशियो बता दिया, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल देके मैंने बताया है वहां से भी समझ में आएगा। इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, इस बात को, इन दोनों बातों को ऐसे समझ लीजिए। इन अदर वर्ड्स कि अ सीक्वेंस T1 T2 T3 T4 dot dot Tn dot 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 is called a geometric progression, is called a geometric progression if Tn divided by Tn minus 1। समझ में आई बात? Tn कोई भी टर्म और उसके बाद डिवाइड किया गया उसके तुरंत पहले वाले टर्म से। Tn minus 1 रिप्रेजेंट्स जस्ट प्रेसीडिंग टर्म टू इट, इसके तुरंत पहले वाले टर्म की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो आप देख रहे हैं वो नेचुरल लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये तो सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का डेफिनेशन। ये जो कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। दिस कांस्टेंट क्वांटिटी is called a common ratio। क्लियर ना? अब यहाँ पे समझना है, हम लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया, कॉमन रेशियो समझ लिया। कॉमन रेशियो में एक चीज हमको और बात समझा देनी है कि अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो मुझे पता करना हो, अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? उस सीक्वेंस की किसी भी टर्म को उसके तुरंत पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे टू फाइंड कॉमन रेशियो, अगर मुझे कॉमन रेशियो पता करना है, कॉमन रेशियो अगर पता करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड अ टर्म टू द टर्म, divide a term to the term just preceding to it। बात समझ में आ रही? To find common ratio, divide a term to the term just preceding to it except first term। यहां पे एक बात दिमाग में रखना है, except first term, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। क्लियर? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोगों को बात करनी है ज्योमेट्रिक सीरीज की। किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे बता रहा है ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा? अगर ये सीक्वेंस जीपी में है, अगर ये सीक्वेंस जो दिख रहा है अगर वो जीपी में है, ठीक है, लिख देते हैं कि if T1 T2 T3 T4 dot dot Tn are in GP, then the expression T1 plus T2 plus T3
प्लस T4 डॉट डॉट प्लस TL इज कॉल्ड यहाँ पे यहीं पे छोटा कर देते हैं या इसको हटा देते हैं हम, इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। बात समझ में आए? मतलब अगर यहाँ पे मैंने बात करी कि 2 4 यहाँ पे 8 16 डॉट डॉट, अगर ये जीपी है, आर इन जीपी, देन गौर से देखिए, देन 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डॉट 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 इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। मतलब जितने भी टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, अगर उनको पॉजिटिव साइन से हम रिलेट कर देते हैं, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड, देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। इज इट क्लियर? आप लोग इसको नोट करने के लिए पॉज करके वीडियो को आप उसको नोट कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड डिक्रीजिंग जीपी, अब बात करने वाले हैं हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी के बारे में। समझिए यहाँ पे एंड डिक्रीजिंग जीपी, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी के बारे में। दो चीजों को पहले समझ लेना है। कॉमन रेशियो जो आर होता है, सब कुछ डिपेंड इसी पे करता है, ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात शुरुआत में बेसिक जो बात है वो बता रहे हैं। फॉर अ जीपी टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक जीपी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए फाइनली आर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? यहां पे आर अगर 0 से बड़ा है तो यहां पे जो जीपी होगा वो आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर आर 0 से छोटा है, छोटा है तो फाइनली जो टर्म्स होंगे जीपी के वो अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे। मतलब एक पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। और उस केस में जीपी ना डिक्रीजिंग होगा और ना इंक्रीजिंग होगा, इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब अगर r इज लेस देन 0 है तो उस केस में जीपी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, और अगर r 0 से बड़ा है उस केस में जीपी कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहा कि फॉर a इज ग्रेटर देन 0, समझना है यहाँ पे, फॉर a इज ग्रेटर देन 0 जीपी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे जीपी इज इंक्रीजिंग इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे a 0 से, a मतलब फर्स्ट टर्म है जी, यहाँ पे a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि फॉर a ग्रेटर देन 0, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो जीपी जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा इफ r इज ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पे एंड जीपी इज डिक्रीजिंग एंड जीपी इज डिक्रीजिंग इफ r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। मींस जब r लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, उस केस में, और a पॉजिटिव है, उस केस में जो जीपी होगा वो फाइनली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? दूसरी बात समझते हैं हम यहाँ पे कि अगर यहाँ पे a 0 से छोटा हो गया, a निगेटिव हो गया, फर्स्ट टर्म अगर निगेटिव है, ठीक है ना, देन जीपी जो होगा यहाँ पे, देन जीपी इज डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे a 0 से छोटा है और अगर r 1 से बड़ा है तो फाइनली जीपी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। एंड जीपी इज इंक्रीजिंग इफ r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इस चीज को एक टेबल से समझते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और टेबल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा a और यहाँ पे लिख दिया मैंने r, क्लियर, और यहाँ पे रिजल्ट दे देते हैं, यहाँ पे रिजल्ट अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा है और r का वैल्यू भी 0 से बड़ा है तो फाइनली जो जीपी होगा वो इंक्रीजिंग होगा, 1 से बड़ा। क्लियर? अच्छा, अगर ये a जो है
यहाँ पे ए जो मैंने लिखा है, ए जो है अगर ये 0 से बड़ा है, ठीक है, और आर जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझिए यहाँ पे थर्ड केस मैंने बताया कि ए इज लेस देन 0, अगर ए का वैल्यू 0 से छोटा है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से छोटा है, और आर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा जी, डिक्रीजिंग होगा। और लास्ट कि अगर हमने ए का वैल्यू लेस देन 0 लिया बट आर इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा लेते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट होगा, मतलब जो जीपी होगा वो इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर देते हैं कि ए पॉजिटिव है और आर ग्रेटर देन 1 है, तो जो जीपी है वो इंक्रीजिंग है। ए पॉजिटिव है और आर जो है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो जो जीपी है वो डिक्रीजिंग है। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर ए इज लेस देन 0 देन जीपी इज डिक्रीजिंग इफ आर इज ग्रेटर देन 1, अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है और ए इज लेस देन 0 अगर नेगेटिव है, तो उस केस में जो जीपी होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और अगर हम बात करें कि ए जो है वो लेस देन 0 है और यहाँ पे जो आर है वो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो जो जीपी होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जो आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं आसानी से। ओके, क्लियर हुआ? तो इसमें हम लोगों ने अभी तक बात क्या करी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी की। अब हम लोग बात करेंगे लोग nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम जीपी के ज्योमेट्रिक मतलब जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अब हम लोग nth टर्म की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात बता दें हम। यहाँ जो हम जीपी बार बार लिख रहे हैं, इस बात को हो सकता है कि हमने जिक्र न किया हो, जीपी इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी इज, यहाँ पे हम बता देते हैं कि जीपी जो हमने जीपी यहाँ पे लिखा है इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी के साथ हम एक बात और बता दें कि CR is the abbreviated form of common ratio. Means common ratio is shortly written as common ratio यहाँ पे is abbreviated as small c small r or simply r। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी के nth टर्म की बात करेंगे। इज इट क्लियर? टर्म ऑफ अ जीपी। अच्छा, आपको पता है कि nth टर्म जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसी को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। nth टर्म यहाँ पे साइड में बता देते हैं कि nth टर्म इज यहाँ पे also known as general term। nth term is also known as its general term। क्लियर? थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ पे लेट a be the first term and R be the common ratio of a GP। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे here फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, T1 की बात करें, तो T1 कितना है, A है फर्स्ट टर्म, सपोज किया है A be the first term। अच्छा, A कैन बी रिटन एज A into 1, A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A होगा। अच्छा, A into 1 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा r का डिग्री 0। अगर r का डिग्री 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी चीज का पावर जब आप 0 करते हैं वैल्यू 1 आता है। अच्छा जी, a इंटू r का डिग्री 1 माइनस 1। क्लियर? अच्छा, t2 की अगर हम बात करते हैं तो t2 यहाँ ar होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि if a be the first term, ठीक है ना, and r be the common ratio of a GP, then GP can be written as
रिटेन एज, अगर ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है किसी जीपी का, तो जो जीपी होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर्ड ए आर क्यूब्ड ए आर डिग्री 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। बात समझ में? यहां जो आपने देखा ए आर स्क्वायर्ड ए आर क्यूब्ड ए आर 4, इसमें जैसे जैसे हम सीक्वेंस में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हम यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, हम लोग आर से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे देखेंगे लोग, मैंने क्या बोला, T2 कितना है जी, सेकेंड टर्म है। ए आर को हम लिख सकते हैं a इंटू आर का डिग्री 2 माइनस 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 होगा, आर का डिग्री 1 आर रह जाएगा। अच्छा, T3 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा, ए आर स्क्वायर्ड कैन बी रिटन एज ए आर टू द पावर 3 माइनस 1। अच्छा, T4 की बात करेंगे तो ए आर क्यूब, यहाँ पे a इंटू आर का डिग्री 4 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली वी कैन राइट Tn, हम लोग इसी तरह से Tn लिख सकते हैं। कैसे? T1 में देख लीजिए a, T2 में a, T3 में a, T4 में a, तो डेफिनेटली Tn में भी क्या होगा, a। अच्छा, T1 में r, T2 में r, T3 में r, T4 में r, तो यहाँ भी होगा r। T1 में 1 माइनस 1, r का डिग्री 1 माइनस 1, T2 में r का डिग्री 2 माइनस 1, T3 में r का डिग्री 3 माइनस 1, T4 में r का डिग्री 4 माइनस 1, डेफिनेटली Tn में r का डिग्री n माइनस 1 हो गया। मींस क्या कि हैंस हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हैंस nth टर्म ऑफ अ जीपी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जीपी Tn इज इक्वल टू a इंटू आर का डिग्री n माइनस 1। बात क्लियर हुई? जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड r इज द कॉमन रेशियो। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इस क्लास में, आज इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, इंक्रीजिंग जीपी डिक्रीजिंग जीपी के बारे में मैंने बताया, एंड एन टर्म ऑफ अ जीपी के बारे में बताया, जिसको मैंने बोला उसी को जनरल टर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें होंगी। तब तक आप यहां तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, यहां तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप मुझे लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स को लेकर। थैंक यू।